people in useful and harmful microbes for class 9 we are going to study हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। हाउ हार्मफुल, कैसे हार्मफुल? अरे सब हार्मफुल ही तो है। तुम्हारे अंदर जितनी भी डिजीजेज होती हैं सबके सबके जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, हमको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली इन्फेक्शंस दैट हैपन ड्यू टू डिफरेंट बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड पैथोजेंस। इनका भाई साहब हमारे बॉडी में कांस्टेंट एंट्री होता ही रहता है। एंट्री होता है एयर से, सॉइल से, या वाटर से, या फूड से, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमारे बॉडी में इनका एंट्री होता ही रहता है एंड दिस कुड बी कॉजेज ऑफ certain diseases which might turn out to be fatal if not treated on time। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस, कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, जैसे आपका चिकन पॉक्स है, ठीक है। सो ये एक ऐसा डिजीज है जिसके लिए डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे तो वो भी ज़्यादा दवाई नहीं देंगे, वो काढ़ा वाड़ा कुछ देते हैं ताकि और ज़्यादा निकल आए आपके दाने, ठीक है। तो चिकन पॉक्स एक हमारी बॉडी जो है तो इसके लिए ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि किसी को अगर चिकन पॉक्स लाइफ में एक बार होता है तो उसको दोबारा नहीं होता है। जनरली ऑलमोस्ट 95% लोगों को अगर चिकन पॉक्स हुआ है पहले एक बार लाइफ में, सो विल नॉट हैपन वंस अगेन, ठीक है। क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो एक वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज जनरेट करता है वो सारी उम्र चलती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स का वायरस हमारे बॉडी में फिर से एंट्री नहीं पा रहा है, एयर से वो एंट्री पाता ही रहता है, लेकिन वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है। इट इज नॉट एबल टू स्प्रेड बिकॉज नाउ आवर बॉडी नोज हाउ टू फाइट विद इट, ठीक है। सो इट इज ऑलरेडी ट्रेन्ड। तो कुछ ऐसे हमारे बीमारियां होती हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें वायरसेस का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई हाथ नहीं होता। जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट पेशेंट अगर कोई है, कैंसर हो गया, इन सब में वायरसेस का या पैथोजेंस का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। इन सब ये सारे आपके क्रॉनिक डिजीजेस हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर ये डिजीज हमको होती हैं तो हमको ताउम्र इलाज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज सफरिंग फॉर शुगर और डायबिटीज़, उसको वैसा पूरी उम्र भर खाना पीने से जो है तो परहेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ही और शी हैज़ टू बेसिकली फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन मेडिसिन्स हैव टू बी टेकन। प्रेशर, हार्ट पेशेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पूरी उम्र भर, एक बार आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पूरी उम्र भर आपको इलाज में रहना पड़ेगा, पूरी उम्र भर आपको दवाई लेते रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई पैथोजन से नहीं हो रहा है, ये हमारे बॉडी के सिस्टम के मैल फंक्शनिंग से हो रहा है, ठीक है। पैथोजेंस होते हैं, उनकी एंट्री होती है अलग अलग जगहों से। समझ लो आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, या इंसेक्ट्स हो गए, मस्कीटोज, जैसे डेंगू आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मलेरिया। सो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस विच सम हाउ गेट इन टू आवर बॉडी। इनका उद्देश्य नहीं हमारे बॉडी के अंदर आना, लेकिन इन सारे मीडियम से हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एंड वंस आवर बॉडी प्रोवाइड्स देम द एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड, दे विल एक्सपैंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में वायरसेस या बैक्टीरियाज अभी एंटर नहीं हो रहे हैं। हर एक सांस से आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस एंटर हो रहे हैं, लेकिन सबको हमारे बॉडी में एम्पल अमाउंट ऑफ, मतलब एम्पल सुविधा नहीं मिलती है एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। और हमारा बॉडी का भी एक फाइटिंग मैकेनिज्म है। जैसे आप देखते हो आपके बॉडी में फीवर आता है व्हेन यू आर नॉट वेल, व्हेन यू हैव कॉट कोल्ड, तो पहला इनिशियल फेज क्या होगा? फीवर आना। ये फीवर क्यों आ रहा है? फीवर क्यों आ रहा है? बहुत छोटी छोटी चीजें, देखो फीवर क्यों आ रहा है? वाई इज देयर अ फीवर? फीवर क्या होता है? हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। हमारे बॉडी में अगर कोई अनचाहे बैक्टीरिया या वायरसेस या पैथोजेंस की एंट्री हुई है तो फीवर आता है। फीवर मतलब बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। बॉडी ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर क्यों बढ़ाएगा? ताकि ज़्यादा टेम्परेचर में उन पैथोजेंस की डेथ होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। वो जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, हमारे बॉडी में एंट्री हुई हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हुई हैं, लेकिन अभी अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो शायद वो मर जाए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो मर जाए। तो फीवर आना अच्छी बात है। फीवर आना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपका बॉडी फाइट कर रहा है। इट्स एन इंडिकेशन दैट योर इम्यूनिटी इज इन प्लेस, देयर इज अ फाइटिंग मैकेनिज्म विच इज स्टिल देयर इन प्लेस। मैं एक अपने दोस्त को जानता था जिसकी एक छोटी सी बच्ची थी, एंड वो अचानक भयानक में कोलैप्स हो जाती थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसका ना इम्यूनिटी सिस्टम अभी तक ठीक से डेवलप नहीं है। बहुत ही छोटी सी थी और मतलब अच्छी ऐसे धप से गिर गया, ठीक है।
तो इसके अंदर फीवर आता ही नहीं है, ठीक है। देखिए फीवर आता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, किसी बच्चे को फीवर आ रहा है या किसी मतलब एडल्ट को फीवर आ रहा है तो वी गेट अलर्ट, वी ट्राई टू नॉट टू कंज्यूम दोज थिंग्स विच विल एग्रीवेट द फीवर। अगर भाई साहब फीवर आ रहा है तो क्या आप एकदम ठंडा चिल्ड कुछ पिएंगे? नहीं पिएंगे, ठीक है। अगर फीवर आ रहा है तो आप क्या बहुत तली हुई चीज़ों को खाएंगे? नहीं खाएंगे, ठीक है। बिकॉज योर बॉडी इज नाउ फाइटिंग ऑन अ फाइटिंग मोड, तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए फाइट करने के लिए, ना कि आपके उल्ट सुल्ट खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सो यू विल बेसिकली हैव अ सिंपल नॉर्मल फूड एंड लेट योर बॉडी यूटिलाइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी in fighting with that pathogen which has gained an unwanted entry into your body, ठीक है। तो अभी अगर अगर आपको फीवर, जैसे मैं इस बच्चे का एग्जांपल दे रहा था, शी यूज्ड टू कोलैप्स, इतनी छोटी सी बच्ची ढप से, तो डॉक्टर्स बोलते थे कि इसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको फीवर नहीं आ रहा है। फीवर नहीं आ रहा है मतलब पैथोजेंस ने पूरा बॉडी में फैल चुके हैं पैथोजेंस, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, हॉस्पिटलाइजेशन होता था। नाउ शी इज रिकवरिंग, नाउ द इम्यून सिस्टम इज स्लोली डेवलपिंग, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपके हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। ये हो गया आपके हार्मफुल माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के डिजीजेस क्रिएट करते हैं, और अगर ये प्रॉपर टाइम पे इनकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो इनसे डेथ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ की तो हमने वैक्सीनेशंस निकाले हुए हैं, जैसे आपका ज़्यादा करके जितने भी आपके डिजीजेज हैं आज की तारीख में उनके वैक्सीनेशंस आपको लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग कोरोना एज वेल। आपका देखिए कॉलेरा पे एक वैक्सीनेशन आपको लगता है, डिप्थेरिया पे आपको वैक्सीनेशन लगता है। ये सारे तमाम जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीजेज हुआ करते थे एक टाइम पे, आज की तारीख में इनका हमने ऑलमोस्ट एक वैक्सीनेशन से हमने अपने आप को इम्यून कर लिया है। वैक्सीनेशन सिस्टम जो है वो इन सारी चीज़ों से हमको बचा रहा है, ठीक है। और वैक्सीनेशन, आप अगर किसी ने अपना ही वैक्सीनेशन का फाइल खोला है क्या? नहीं। देखो ना कितने वैक्सीनेशन, किन किन डिजीज़ के वैक्सीनेशन तुमको लगे हुए हैं आज की तारीख में। पहले एक साल में, 1 से 2 साल में बच्चों को मैक्सिमम वैक्सीनेशन डिजीजेस के लग जाते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन मतलब आपका बॉडी को इम्यून सिस्टम दिया जाता है। कुछ डिजीजेस के पोस्ट ट्रीटमेंट होते हैं, वैक्सीनेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे रेबीज़, रेबीज़ का पोस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो उसके बाद ही उसको इंजेक्शन लगेगा, पहले से नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ही उसको इंजेक्शन लगेगा, तो इसको हम पोस्ट वैक्सीनेशन बोलते हैं। मतलब वंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर कंटैमिनेटिंग अ डिजीज, किसी कुत्ते ने आपको, पहले से हम इंजेक्शन लगाकर नहीं बैठते हैं और नहीं लगा सकते, लेकिन किसी कुत्ते ने काटा उसके बाद ही हमारा ट्रीटमेंट चालू होता है, पोस्ट वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं। कुत्ते ने काटा तो इसका मतलब हमारे अंदर रेबीज के जर्म्स आ गए ऐसा नहीं है, लेकिन आ गए होंगे अगर, तो हम वैक्सीनेशन से उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ, जैसे मलेरिया, मलेरिया का कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है, ठीक है। मलेरिया का ज़्यादा करके कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है, डेंगू का भी वैक्सीनेशन नहीं होता है। इनके पोस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट्स मतलब वंस वी आर एक्सपोज टू दैट डेंजर, वी आर एक्सपोज टू दैट फॉर्म ऑफ पैथोजन और वायरस, देन द ट्रीटमेंट स्टार्ट्स। तो ये आपके भाई साहब हो गए कुछ ऐसे पैथोजेंस जो हमारे बॉडी में अनवांटेड स्ट्रीम से एंटर करते हैं, एंड देन वी हैव टू बेसिकली ट्रीट आवरसेल्व्स। दूसरा होता है भाई साहब आपके यूजफुल माइक्रोब्स। तो आप अगर देखोगे आपके जितने भी टेस्टी फूड होते हैं ज़्यादा करके उनमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे कुकिंग से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, आई हैव नो क्लू, बट सामान्य तौर पे अगर मैं इडली की बात करूँ, जलेबी की बात करूँ, ठीक है, पता नहीं और क्या क्या बहुत सारे ऐसे स्वादिष्ट चीज़ें जो आप खाते हैं वो बेसिकली आपके बने हुए हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। दीज आर प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज विच मीन्स दैट इफ दे गेन एन एंट्री इनटू योर बॉडी दे आर नॉट गोइंग टू कॉज सिवियर हार्म, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे तो शायद हो, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू कॉज सिवियर हार्म। फॉर एग्जाम्पल दही, दही जो होता है वो दूध से बनता है, और कैसे बनता है, एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। आपने देखा रहेगा अगर घर में मम्मी दही जमाती रहेगी तो एक भाई साहब ऐसा कंटेनर रहता है, अरे यार, एक ऐसा कंटेनर रहता है, दूध का कंटेनर रहता है, उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है ना, कुछ घंटों में भाई साहब वो पूरा दूध क्या हो जाता है, दही हो जाता है। तो हुआ क्या, ये जो दही आपने डाला इसमें था भाई साहब बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पट 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 मल्टीप्लाई हो गया भाई साहब, पूरा मल्टीप्लाई हो गया। बैक्टीरिया को थोड़ा सा भी अगर एम्पल मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है अगर उनके एक्सपेंशन के लिए सूटेबल है, वो फटाफट भाई साहब एक्सपैंड करके पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। तो ये दूध का जो दही होता है वो 5-6 घंटे में पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है, एंड यू कैन कंज्यूम इट।
क्लियर 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 पीपल। सो दिस इज अ यूज। क्या आप दही नहीं खाते हैं? आप बेसिकली बैक्टीरिया चबा रहे हैं। दही जब आप खा रहे हैं तो ऑल दैट इज गेटिंग इनसाइड यू इज बेसिकली बैक्टीरिया। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। प्रोबायोटिक मतलब आपके बॉडी में जाकर ये अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। हाँ, ज्यादा आपने खा लिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हो सकता है थोड़ा बहुत आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, बट आपके पेट के लिए ये अच्छा है, ठीक है। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो ऐसे बहुत सारे, इडली आप जो खाते हैं, इडली होता क्या है, या बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा आज की तारीख में तो ईस्ट का पाउडर मिलता है। डी मार्ट वगैरह में आप जाएंगे तो ईस्ट का पाउडर मिलता है, उसको छिड़का दीजिए। जलेबी जो आप खाते हैं वो होता क्या है, जलेबी के मैदे को भाई साहब रात भर भिगोया जाता है। तो रात भर अगर किसी चीज को भिगोएंगे तो वो सड़ जाएगा भाई साहब। एनीथिंग, किसी को भी आप रात भर भिगो के रखोगे वो सड़ जाएगा, सुबह आप कंज्यूम ही नहीं कर सकते। आप तो उल्टा उसका जलेबी बनाकर खा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या है, यू हैव बेसिकली, आपने एक ऐसा कल्चर या एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिससे उसमें बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हों। ये ईस्ट होता है, और ईस्ट आपने देखा है अपने रेस्पिरेशन से एक अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, फ्लेवर बढ़ाता है। जो भी आप खा रहे हैं उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्लेवर इंक्रीज होता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, और सिर्फ खाने पीने, स्वादिष्ट खाने पीने की चीज़ों में ही ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारी दवाइयों में भी आपके माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, वो भी भाई साहब आपका फंगस से बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ फंगस। मशरूम्स जो आप खाते हैं, ठीक है, वो भी आपका फंगस से बना हुआ है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम बतौर फूड या बतौर मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट वन पॉइंट, अगर आप देखोगे भाई साहब, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा रोल है डिकम्पोजिशन। ये पूरा जो अर्थ है ये मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स से बना हुआ है भाई साहब। इतनी बड़ी मात्रा में एनिमल्स और प्लांट्स जो मर रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं, तो जमीन इनको मतलब कंज्यूम कर ले रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट ऑल लेवल्स आर बेसिकली डूइंग व्हाट, ये पूरा भाई साहब डिकम्पोजिशन करते हैं, मरे हुई चीज़ों का ये डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे किसी भी मरी हुई चीज़ को आप आज देख रहे हैं ग्राउंड पे, शायद 10 दिन बाद नहीं देखेंगे, वो लुप्त प्राय हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसका खात्मा कर दिया, ठीक है, उसका खात्मा कर दिया। एंड अगेन वॉट एवर वॉज अब्जॉर्ब इन द बॉडी इज नाउ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, बैक इन टू द एटमॉस्फेयर और इन टू द सॉइल और इन टू द वाटर, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में यूजफुल भी हैं एंड एट द सेम टाइम हार्मफुल भी हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेट्स से ईस्ट इज अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबैसिलस इज एन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी आर गोइंग टू स्टडी पेनिसिलिन इज एन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप जानते हैं सबसे महंगा फ्लूइड कौन सा है? सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन देखा है आपने? स्कॉर्पियन का डंक जो होता है, जो जहर होता है, वो सबसे महंगा फ्लूइड है। सबसे महंगा फ्लूइड है क्योंकि आज की तारीख में भी साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करे वो किन चीज़ों से बना हुआ है। सांप पाले जाते हैं और उनका जहर निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जहर ही जहर का ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड ऑब्वियसली द चैप्टर एट अ ग्लांस। सो व्हाट आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी चीज में अगर लैक्टो लिखा रहेगा ना तो इट इज एसोसिएटेड विथ मिल्क। समझ में ना, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। एनीथिंग इन जहां पे आपका भाई साहब लैक्टो लिखा रहेगा इट विल बी एसोसिएटेड विथ मिल्क। लैक्टो प्रोटीन अगर आप बोलेंगे तो मिल्क का प्रोटीन, ठीक है। लैक्टोबैसिली मतलब मिल्क में जो बैक्टीरिया, बैसिली मतलब बैक्टीरिया, जो मिल्क में जो बैक्टीरिया लगता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका लैक्टोबैसिली। मिल्क इज फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली टू प्रिपेयर योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा। ये सारी जो मिल्क रिलेटेड टेस्टी चीजें हैं वो कैसे होती हैं? मिल्क को फर्मेंट किया जाता है। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय फर्मेंटेशन? मतलब सड़ाना जिसको हम बोलते हैं, उसको आप सड़ाना मतलब क्या है? उस चीज को आपने रख दिया और उसमें आपने भाई साहब ये डाल दिया है, अब इसको आप छोड़ देंगे तो इट इज फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मतलब इसका एक्सपेंशन होगा भाई साहब अभी, ठीक है। ओके, मिल्क इज फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली। आपने देखा रहेगा घर में जब दूध में दही जमाया जाता है दूध से, तो उस दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है, उस दही में होता है आपका लैक्टोबैसिली, ठीक है। और ये भाई साहब फटाफट स्प्रेड होता है, तो योगर्ट बनता है, बटर मिल्क बनता है, छाछ जिसको हम बोलते हैं, घी, ठीक है। देन वी हैव चीज, देन वी हैव श्रीखंड, which are all tasty and healthy products of milk,
and all of them have the involvement of lactobacilli in their manufacturing. Probiotics are prepared using beneficial microbes such as lactobacilli. Probiotics मतलब जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ठीक है. So these probiotics are prepared using beneficial microbes such as lactobacilli. तो ये आपके beneficial microbes हैं, ठीक है. आपके बॉडी में माइक्रोब्स जा रहे हैं, आप बोलेंगे अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, लेकिन it is absolutely fine for these microbes to gain an entry in your body because they will generally prove useful, ठीक है. ओके, दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया. क्यों ये प्रोबायोटिक हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जाके हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं, लाइक क्लॉस्ट्रिडियम. आपने बहुत बार सुना रहेगा कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, फूड पॉइजनिंग मतलब खाने में जहर नहीं होता है, फूड पॉइजनिंग मतलब आपका खाना लेट से हजम नहीं हुआ है, किसी कारणवश खाने में कुछ गड़बड़ था जिसकी वजह से वो हजम नहीं हुआ है. आप उस टाइम पे गर्म दूध नहीं पी सकते, डॉक्टर आपको मना करेंगे, लेकिन आप दही खा सकते हैं. आपका समझ लो पेट बहुत जल रहा है, आप दही खा सकते हैं, गर्म दूध नहीं पी सकते या दूध नहीं पी सकते. डॉक्टर्स जनरली मना करते हैं जब आपका स्टमक अपसेट हो. क्यों? क्योंकि अगर आप यू आर बेसिकली कंज्यूमिंग योगर्ट में भाई साहब जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिली, वो इस हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम. नाउ व्हाट इज क्लॉस्ट्रिडियम? आपने देखा रहेगा मतलब फूड के पैकेट्स में एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है. एवरी फूड पैकेट और एवरी फूड आइटम और टिन कैन जो भी होते हैं उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखा रहता है. सो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस एक्सपायरी डेट? पोस्ट द एक्सपायरी ऑफ दिस डेट इसमें भाई साहब क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा. मतलब आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, कंज्यूम करें तो रिस्क है. तो जितने भी आपके स्टोर्स हैं दे कैन नॉट सेल एनीथिंग विच विल क्रॉस हिज एक्सपायरी डेट. उसके पहले उनको डिस्पोज करना पड़ेगा वो, ठीक है. तो मतलब जितने भी चीज़ें केमिकल्स उस चीज़ में मिलाई गई है, उस खाने की चीज़ में मिलाई गई है, पोस्ट एक्सपायरी डेट वो खाने की चीज़ भाई साहब उसमें जो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो एक्सपायर कर जाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू, मतलब उसको भाई साहब फिर से वो मतलब साबुत नहीं रख सकते, कंज्यूमेबल नहीं रख सकते. उसके बाद बैक्टीरिया डेवलप होना चालू हो जाएगा. हर फूड आइटम में जो पैकेज रहती है, ठीक है, जैसे आप अगर भाई साहब कोई वड़ा पाव तल रहे हैं, कितने देर तक वो सही रहेगा? 2-4 घंटे, उसके बाद वो सड़ना चालू हो जाएगा. तो ये जो पैकेट्स में आप चिप्स है या कुरकुरे हैं या जो भी हैं, टिन कैंस में जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, ये भाई साहब कैसे प्रिजर्व रहता है? ये प्रिजर्व रहता है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं. और ये प्रिजर्वेटिव्स कुछ इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये प्रिजर्वेटिव्स एक्टिव नहीं रह सकते. जिसके बाद अगर इस फूड को आप कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर एक बैक्टीरिया जाएगा विच इज नोन एज क्लॉस्ट्रिडियम, एंड दिस कैन कॉज हेवी अमाउंट ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड इट कैन प्रूव फेटल एज वेल, ठीक है. सो दे किल हार्मफुल बैक्टीरिया like Clostridium in the alimentary canal and treat abdominal discomfort. तो abdominal discomfort अगर समझ लो पेट में दर्द हो रहा है या पेट में जलन हो रही है तो भी आप दही खा लीजिए, आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस हो जाएगा, ठीक है. सो ये इस फूड पॉइजनिंग को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है. हेल्प्स इम्प्रूव इम्यूनिटी बढ़ाता है भाई साहब. लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोकोआ, वेजिटेबल पिकल्स, वाइन्स, सम ब्रेड एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों में भाई साहब लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोकोआ, वेजिटेबल पिकल्स, वाइन्स, सम ब्रेड. सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो भाई साहब वाइन्स की है. ये सारी चीज़ें भाई साहब जो भी आपके फ्लेवर्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा करके लैक्टोबैसिली से प्रोड्यूस होता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल माइक्रोब. लेविन फॉडर फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली इज ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल. पता नहीं कितने लोगों ने गाय भैंस के पालने के प्रोसेस को बहुत क्लोजली देखा है. तो आप देखोगे गाय भैंस जो लोग पालते हैं वो लोग जब वो चारा देते हैं गाय भैंस को तो एक चीज़ से उसको मतलब ये करते हैं, क्या करते हैं, मतलब उसको गोलते हैं, ठीक है. उसमें डुबो के उसको गोलेंगे और फिर वो उनके जहाँ पे खाना रहता है उस पर डालते हैं वो, ठीक है. ये होती है भाई साहब लेवेंड फॉडर, ठीक है. इसमें भाई साहब जो फॉडर होता है, ये घास होता है, उसका फ्लेवर बढ़ जाता है तो वो और ज़्यादा खाएगा घास, और जितना ऑब्वियसली घास खाएगा उतना दूध देगा, ठीक है. तो लेवेन फॉडर फर्मेंटेड यूजिंग लैक्टोबैसिली इज ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल. तो डोमेस्टिक कैटल को ये ऑफर किया जाता है खाने के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सके और अपना इसका न्यूट्रिशन लेवल हाई होता है. क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जस्ट अ वन मोमेंट. ओके, योगर्ट प्रिपरेशन. तो योगर्ट प्रिपरेशन आपने देखा रहेगा वैसा दही कैसे बनता है, घर में बनता है वैसा भी. तो दूध में हम थोड़ा सा दही जो जमा हुआ था पहले से उसको डाल देते हैं, ठीक है. लैक्टोबैसिली, तो इसमें इस दही में बेसिकली होता क्या है, लैक्टोबैसिली होता है. लैक्टो मीन्स मिल्क रिलेटेड और बैसिली मीन्स बैक्टीरिया.
लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज, लैक्टोज बेसिकली मिल्क में होता है, इनटू लैक्टिक एसिड बाय फर्मेंटेशन। तो ये भाई साहब एसिड क्रिएट होता है बाय फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द मिल्क। पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच? पीएच आपका भाई साहब वैल्यू होता है, मतलब 0 से लेकर 7 तक होती है एसिडिक, 7 पीएच एक स्केल होता है, 7 से लेकर 14 तक होता है आपका भाई साहब बेसिक, ठीक है। सो जिसका भी पीएच 7 से लेकर 14 तक होगा वो बेसिक होगा, और जिसका भी पीएच 0 से 7 तक होगा दैट विल बी एसिडिक, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द मिल्क, कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स मतलब क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन मतलब अभी जमा होने लगेंगे, ठीक है, वो जमा होने लगेंगे, ठीक है। और कोएगुलेशन रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। एज अ रिजल्ट योगर्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो मिल्क से सेपरेट होने लगते हैं वो, ठीक है। और भाई साहब ये आपने देखा रहेगा, दही जो रहेगी उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का लेयर होगा, है ना, उस पानी के लेयर को जनरली हम फेंक देते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, जो मिल्क का था प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स क्या हो गया, कोआगुलेट कर गया, मतलब एक जगह जमा हो गया। मतलब जैसे आपका होता है ना, देखो मिल्क कैसा होता है, मिल्क इज बेसिकली एक मिक्सचर है। तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, वाटर में मिल्क के पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप भाई साहब इसमें दही ऐड करते हैं तो ये क्या करेंगे भाई साहब, ये मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो नीचे जमा होने लगेंगे और वाटर इससे सेपरेट आउट हो जाएगा। वाटर विल बेसिकली गेट सेपरेट आउट, थोड़ी बहुत उसकी लिक्विडिटी रहेगी ऑफ कोर्स, बट इट विल सेपरेट आउट। एज अ रिजल्ट योगर्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये योगर्ट जो ऑब्टेन होगा ये एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह ऑब्टेन होगा, ठीक है। राइजोबियम ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। नाउ व्हाट इज राइजोबियम पीपल? अरे व्हाट इज राइजोबियम पीपल पूछा जा रहा है। हाय देखा देखा देखा, कुछ नहीं मालूम इनका। सो व्हाट इज राइजोबियम पीपल? पीपल ओके। सो हमारे देखो, हमने आपने अक्सर सुना रहेगा कि भाई साहब पालक खाया करो, लेकिन आप नहीं खाते हैं, ठीक है। आपको बड़ा पाव और सब तली हुई चीजें अच्छी लगती होंगी, ठीक है। पालक बेसिकली क्या होता है, पालक या ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जनरली आपके लेग्यूमिनियस प्लांट्स में, ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें दाल वगैरह, आपको बोला जाता है ना दाल में देखो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है या पालक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इसमें होता क्या है, इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। पूरी एनिमल और प्लांट किंगडम में, ध्यान दीजिएगा, पूरे एनिमल और प्लांट किंगडम में ऐसा कोई भी स्पीशीज नहीं है। देखो हमारे अंदर प्रोटीन कहाँ से आता है, अगर आप देखोगे प्रोटीन जो है वो बहुत ही असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे जो सेल्स बन रहे हैं, डिवीजन हो रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, ये सारा कार्यक्रम किससे चल रहा है भाई साहब? प्रोटीन से चल रहा है। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी आपके ग्रोथ को रोक देगी। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी है या आपके आहार में प्रोटीन की कमी है तो बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी ये जो प्रोटीन है ये प्राइमरली किससे बनता है? सबसे पहला इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई साहब क्या? नाइट्रोजन, ठीक है। हमारे एनवायरमेंट में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन कितने परसेंट का है भाई साहब? 78% ऑलमोस्ट, राइट। और आप बोल सकते हो भाई साहब ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 21% का है, अदर गैसेस 1% मानकर चलो, ठीक है। 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पूरे मतलब पूरे विश्व में प्लांट्स और एनिमल्स में कोई ऐसा नहीं है जो इस पूरे 78% नाइट्रोजन को यूज कर पाए, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई साहब नाइट्रोजन अगर इतना फ्रीली अवेलेबल है तो हमारे तो प्रोटीन्स बड़े आराम से बनने चाहिए, लेकिन नहीं बन पाएगा। आवर सेल्स आर नॉट डिजाइंड इन सच अ वे सो एज टू अब्सॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। ना ही प्लांट्स में कोई ऐसा स्पीशीज है और ना ही एनिमल्स में कोई ऐसा स्पीशीज है जो इस प्रोटीन को अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज हैं, जैसे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज राइजोबियम बैक्टीरिया, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एनाबैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये सॉइल में रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में होता है। तो ये कैसा होता है, देखो ये नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके, ठीक है, ये क्या करेगा भाई साहब, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से
नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करके किस में कन्वर्ट करेगा भाई साहब, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। और यही नाइट्रेट्स भाई साहब किस में कन्वर्ट होंगी, अमीनो एसिड्स में। दीज अमीनो एसिड्स विल फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये करके देगा प्लांट को, और प्लांट को प्रोटीन्स मिल जाएंगी। तो इसीलिए भाई साहब पालक में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये मुफ्त में नहीं करेगा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको भाई साहब कुछ चाहिए, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया अगर लेगुमिनियस प्लांट्स के रूट में रहते हुए उनके लिए क्या बना रहा है, प्रोटीन्स, देन इन देयर टर्न द प्लांट्स हैव टू डू समथिंग फॉर हिम, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करेंगे भाई साहब, जो मैन्युफैक्चर्ड फूड है इसको देंगे, ठीक है। तो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनियस प्लांट्स के बीच भाई साहब आदान प्रदान है। ये इसको क्या देगा, प्रोटीन, और ये इसको क्या देगा भाई साहब, फूड विच इज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, क्लियर है। ये इसको प्रोटीन बनाकर देगा और ये इसको क्या देगा भाई साहब, फूड। तो ये जो आदान प्रदान का रिश्ता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब लेन देन वाला न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स इनको क्या बनाकर दे रहे हैं, फूड, और ये इनको क्या बनाकर दे रहे हैं भाई साहब, प्रोटीन्स, ठीक है। सो लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर बेसिकली मेकिंग प्रोटीन्स फॉर देम, and in turn these plants are giving them the manufactured food, they're sharing the manufactured food with them. Are we clear to this one people, समझ में आ रहा है। तो ये आदान प्रदान का रिश्ता से दोनों को फायदा है, ठीक है। आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि समझ लो पालक की खेती जब कहीं पे होती है, लेट्स से पालक की खेती हुई है, अभी पालक की खेती में पालक को काट लिया गया है, बाजार में बेच दिया गया है, उसके बाद इनके जो रूट नोड्यूल्स हैं उनको फेंका नहीं जाता है, जमीन पे रहने दिया जाता है। दे आर केप्ट इन द फील्ड इटसेल्फ। व्हाई, बिकॉज इनके अंदर अभी भी वो लेग्यूमिनस, वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा भाई साहब, रूट नोड्यूल्स में क्या करेगा, इसको अब्सॉर्ब करके नाइट्रेट कंटेंट बढ़ाएगा, नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सकता है। कोई भी प्लांट नहीं कर सकता, कोई भी एनिमल नहीं कर सकता, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया कैन डू इट वेरी वेल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको अब्सॉर्ब करेगा, सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में इसको कन्वर्ट करेगा, इट विल बेसिकली कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूबल नाइट्रेट्स, और यही नाइट्रेट्स चल के आगे बनेंगे अमीनो एसिड्स, यही अमीनो एसिड्स भाई साहब आगे चल के क्या बनेंगे, प्रोटीन्स, ठीक है। ये आगे चल के प्रोटीन्स बनेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। इसीलिए आप देखोगे, आपने कितने लोगों ने गार्डनिंग की होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादा करके जब भी आप कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो ये समझ लो ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा भाई साहब इसको ठोस मत रखो, ज़मीन को थोड़ा सा मुलायम रखो। ज़मीन को मुलायम क्यों रखो, ताकि इन रूट्स को ऑक्सीजन भी मिलता रहे और इन रूट्स को भाई साहब नाइट्रोजन भी मिलता रहे। नाइट्रोजन मिलेगा तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो अब्जॉर्ब होगा, लेकिन नाइट्रोजन तभी अब्जॉर्ब हो पाएगा जब इनके रूट नोड्यूल्स में क्या हो, राइजोबियम बैक्टीरिया हो। कभी कभी ये राइजोबियम बैक्टीरिया का जो सूप है वो बनाकर भाई साहब छिड़काया जाता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया को कल्चर करके उसका सूप बनाकर इनको छिड़काया जाता है ताकि रूट नोड्यूल्स में ऑटोमेटिकली राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाए। ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और एक बार प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं फूड के, उनके अगर अंदर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है तो मेन फूड स्ट्रीम में वो आ ही जाता है, ठीक है, मेन फूड स्ट्रीम में वो आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो दिस वाज अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया पीपल, ठीक है। ओके, सो राइजोबियम बेसिकली क्या है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। देखो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स हैं, देखो ये सारे रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये आपका एक हमने ऐसा रूट लिया हुआ है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। राइजोबिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है, जो हम बेसिकली जैसे मटर हो गया, जैसे आपका भाई साहब पालक हो गया, दीज आर बेसिकली लेगुमिनियस प्लांट्स, ठीक है। ओके, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये बैक्टीरिया बहुत ही स्पेशल बैक्टीरिया होता है और ये इकलौता ऐसा जंतु है या प्राणी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बना ले, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये नाइट्रेट्स बना लेगा, ठीक है। ओके, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनस, राइजोबिया सप्लाई नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड्स टू द प्लांट एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो भाई साहब प्लांट इसको क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट्स या फूड देगा, और ये प्लांट को क्या देगा भाई साहब, नाइट्रेट्स बना कर देगा। इन नाइट्रेट्स को यूज करते हुए प्लांट क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड्स एंड फाइनली प्रोटीन्स।
तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का पूरा उत्तरदायित्व इनका है। तो ये जो आदान प्रदान वाला रिलेशनशिप है, ये जो भाई साहब आपस में परस्पर रिलेशनशिप है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्लियर हम पीपल, हम समझ हम, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है ओके। हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप भाई साहब केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा करके जितने भी आप फर्टिलाइजर्स ग्राउंड या सॉइल में यूज करते हैं, दे आर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स बेसिकली करते क्या हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं भाई साहब, सॉइल में नाइट्रेट्स के कंटेंट को बढ़ाते हैं। यही नाइट्रेट्स कौन अब्सॉर्ब करता है भाई साहब, सॉइल में प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। उनमें बनता है भाई साहब क्या, अमीनो एसिड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है क्लियर है। हेल्प्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इससे क्या होता है भाई साहब, केमिकल फर्टिलाइजर्स का रिडक्शन होता है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा करके यूज क्यों होते हैं, ज्यादा करके जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज इसलिए होता है ताकि सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़े। और सॉइल में अगर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सॉइल में जो नाइट्रेट्स होंगे वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। इन नाइट्रेट्स का भाई साहब क्या होगा, कन्वर्जन होगा अमीनो एसिड में और फिर प्रोटीन्स बनेंगे। लेकिन अगर हमको नेचुरली कोई चीज मिल जाती है तो उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्यों प्रोड्यूस करने का, ठीक है ओके। आफ्टर हार्वेस्टिंग लेफ्ट ओवर रूट्स, जैसे मैंने बताया आपको, ये समझ लो लेग्यूमिनियस प्लांट्स हैं, इनको काट लिया गया, जो भी इससे बना पालक उलक जो भी बना, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब कट ऑफ के बाद, लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर डंप्ड इन द फार्म। तो इनको भाई साहब डंपिंग कर देते हैं हम, रूट्स को नहीं उखाड़ते हैं, रूट्स को वहीं के वहीं रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो अगली आने वाली पीढ़ी को मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन मिल जाएगी, ठीक है ओके। सो रिड्यूसेस एक्सपेंसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड दस इट इज बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। तो फर्टिलाइजर्स को यूज ही नहीं करना पड़ेगा अगर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया वाले रूट्स हैं इनको अगर हमने प्रिजर्व रखा ग्राउंड पे, तो वी डोंट हैव टू यूज बेसिकली फर्टिलाइजर्स, ठीक है ओके। राइजोबियल इनोकुलेशन बोलते हैं, मतलब इंजेक्शन लगता है, देखो इज द प्रोसेस इन विच सीड्स आर कोटेड विथ राइजोबियल सोल्यूशन। तो सीड्स जो होते हैं इनको भाई साहब राइजोबियल सोल्यूशन में, मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियल इनोकुलेशन। तो सीड्स को उसमें डुबो के रखा जाता है। आप बादाम वगैरह खाते होंगे अगर, तो बादाम को कैसे पानी में डुबो के रखा जाता है, तो वैसे ही ये राइजोबियल सोल्यूशन में सीड्स को डुबो के रखा जाता है, ठीक है। इज द प्रोसेस इन विच सीड्स आर कोटेड विद राइजोबियल सोल्यूशन of powder and sowed resulting in subsequent entry of rhizobia into the plantlets। तो अभी क्या होगा, जब उनको जमीन में डाला जाएगा और ये ग्रो होना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके रूट सिस्टम में राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्योंकि सीड्स में से ही तो प्लांट्स निकलेंगे। जैसे ही ये राइजोबियल कोटेड सीड्स को ग्राउंड में हम डालेंगे तो उसमें से प्लांट्स निकलेंगे, प्लांट्स का शूट सिस्टम डेवलप होगा और रूट सिस्टम भी डेवलप होगा। तो रूट सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, राइजोबियल कोटेड सोल्यूशन आ जाएगा, राइजोबियल बैक्टीरिया आ जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ईस्ट क्या होता है भाई साहब? फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which carbohydrates are converted into alcohol and carbon dioxide by the action of microorganisms in the absence of oxygen। तो ये बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। तो लेट्स से आपने हार्वेस्टिंग की किसी चीज की, उसको बाद आपने क्या किया, जैसे कुछ फ्रूट्स है, लेट्स से ग्रेप्स है, तो इसको आपने क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद इसको आपने बैरल में भर के रखा और इसका कर दिया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब इसमें ईस्ट रहेगा, ठीक है, इसमें ईस्ट रहेगा। तो आपने प्रेसिंग से, आप इस तरह से भी हार्वेस्टिंग करते हैं, कभी कभी प्रेसिंग से भी हम इसका जूस निकालते हैं और इसको भाई साहब ऐसे बैरल्स में भर के रखते हैं, वी बेसिकली पुट इट इन बैरल्स। तो ये आपका फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन होने के बाद इसको अगर फिर से एजिंग करेंगे और फिर इसमें से प्रोड्यूस होगा आपका वाइन। समझ में आ रहा है ये? तो ये प्रोसेस समझिए, जैसे समझ लो ग्रेप्स को हमने ऑकार्ट से निकाला, निकालने के बाद इसको क्रश किया, क्रश करने के बाद हमने बैरल में रखा ईस्ट के साथ रखा, तो ये फर्मेंटेशन करेगा। ईस्ट अपने आप ही अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का भाई साहब प्रोडक्ट होता है आपका फ्लेवर, अल्कोहल। तो ये प्रेस करके भाई साहब आपने निकाला इसको, फिर इसने आपने अलग से बैरल में रख दिया जिसमें एजिंग होती है। एजिंग मतलब बहुत दिनों तक आपका जो दारू होता है ना, दारू वो जितना ओल्ड होगा उतना उसका कॉस्ट होगा। कुछ स्कॉच जैसे हम बोलते हैं 12 साल पुराना स्कॉच है, एक बोतल भाई साहब 18,000 20,000 की आती होगी, ठीक है, कभी कभी 1 लाख तक भी होती है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट होता है वैसा, जितना ज़्यादा एजिंग होगा उतना ज़्यादा दारू का कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब रेडीमेड वाइन, ये आपका वाइन प्रोड्यूस होता है इस तरह से, ठीक है। तो आप ईस्ट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ईस्ट मतलब क्या होता है भाई साहब, देखो क्या होगा,
ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है पीपल, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता क्या है भाई साहब। देखो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है आपका एरोबिक, एरोबिक, और दूसरा होता है आपका अनएरोबिक, ठीक है, अनएरोबिक, ठीक है। जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ पे O2 ऐड होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट बर्निंग ऑफ फूड। तो ये C6H12O6 है विच इज बेसिकली व्हाट, ग्लूकोज, ठीक है। ये हम कंज्यूम कर रहे हैं जो हमको अपने फूड से मिलता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हो गया ये, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। ये एनर्जी होती है भाई साहब किस फॉर्मेट में, ATP फॉर्मेट में, और ये हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये होता है, ये हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में जब होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसी टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको भाई साहब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे आपके अल्कोहल C2H5OH, ये प्रोड्यूस होगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये आपका जो अल्कोहल है इससे प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या करते हैं, जो अपने फ्रूट जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं उनमें हम ईस्ट डाल देते हैं, ठीक है। और ईस्ट हमारा है क्या, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें होता है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज फर्मेंटेशन, और इससे प्रोड्यूस होता है आपका अल्कोहल। इस अल्कोहल को जितने सावधानी से आप जितने साल तक रख सकते हैं उतनी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उतना उसका टेस्ट लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज बेसिकली डन, दिस इज हाउ इट इज टेकन केयर ऑफ। ओके, सो फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में किस में कन्वर्ट हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में किस में कन्वर्ट हो रहा है, it is converted into alcohol and carbon dioxide by the action of microorganisms in the absence of oxygen। कोई भी रेस्पिरेशन अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनी रेस्पिरेशन दैट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे आपने किसी फ्रूट जूस या फ्रूट पल्प पे क्या ऐड किया हुआ है, ईस्ट को ऐड किया हुआ है। ईस्ट अभी जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है तो उसको एयर की जरूरत नहीं पड़ती, और वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई साहब, तो इसीलिए देखो ये बैरल्स जो है तो एयर टाइट बैरल्स होते हैं, दे आर बेसिकली क्लोज्ड, तो इसके लिए एयर की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, फर्मेंटेशन बेसिकली प्रोड्यूसेस व्हाट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, और ये अल्कोहल यहाँ से प्रोड्यूस होगा। इस अल्कोहल को हम बहुत सालों तक रखते हैं या कुछ महीनों तक रखते हैं, जितने टाइम तक आप इसको रखेंगे उतनी इसकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाइन प्रोडक्शन मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, sugars present in grapes such as glucose and fructose are fermented by using yeast। तो आपके शुगर्स होते हैं ग्रेप्स में जिनको हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दे आर फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन के प्रोसेस भाई साहब ईस्ट से ये होता है, ठीक है। रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इससे क्या तैयार होता है भाई साहब, अल्कोहल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अल्कोहल भाई साहब ग्रेप जूसेस से या फ्रूट जूसेस से प्रोड्यूस होता है। जो शुगर होता है आपके, तो अल्कोहल आपका शुगर से भी प्रोड्यूस होता है, शुगर केन जूस से भी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अल्कोहल इज यूज्ड ऑब्वियसली फॉर मेकिंग वाइन। ब्रेड प्रिपरेशन, तो आप जो ब्रेड कैसे प्रिपेयर करते हो, ब्रेड डाउ फॉर्मेशन, पहले तो आप भाई साहब वो आटा गूंथते हैं, है ना, तो ये बेसिकली फॉर्म द डाउ, ठीक है। प्रिपेयर डाउ अराइजेस बिकॉज ईच सेल्स कैरी आउट फर्मेंटेशन
एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो होता क्या है, ब्रेड का टुकड़ा मतलब जो आटा होता है वो इतना टुन्नू सा होता है, लेकिन जब उसका हम ब्रेड या बन बनाते हैं तो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है भाई साहब? क्योंकि इसमें एडेड होता है ईस्ट, और ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन के प्रोडक्शन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो अल्कोहल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है, वो इसको फुला देगा वैसे। इट्स लाइक एक बलून में आप जब हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है, वैसे ही जो आटे का गुतला आपने बनाया हुआ है उसमें ईस्ट था, ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो ये आटे का पूरा जो गोला है वो फूल कर बन या ब्रेड बन जाएगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म। So prepared dough rises because yeast cells carry out fermentation and release carbon dioxide and other gases। तो धीरे धीरे भाई साहब अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप देखो इतना छोटा सा जो बन था, ये आपका आटे का टुकड़ा था, ये फूल कर भाई साहब इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इसमें ईस्ट था। देखिए जो होल्स दिखते हैं आपको ब्रेड में, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसका फुला देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रहा है, कौन रिलीज करता है इस गैस को? ईस्ट। ईस्ट इज एडेड टू द ब्रेड डाउ। डाउ मतलब आपका जो आटा गूंथ कर आपने रखा हुआ है, उसमें ईस्ट एडेड होता है, और जब हम उसको बेक करते हैं तो यही भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए रिलीज होता है। तो आपको ब्रेड में जो भाई साहब इतने बड़े बड़े होल्स मिलते हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, इट इंक्रीजेज इस वॉल्यूम। सो गैसेस कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डो, मेक्स ब्रेड स्पॉन्जी ऑन बेकिंग। और इसी को जब आप भाई साहब बेक करते हैं तो एक स्पॉन्जी अपीयरेंस आता है। ठीक है, इट बेसिकली हैज अ स्पॉन्जी अपीयरेंस। तो हमने क्या क्या यूजेस देखे माइक्रोब्स के? पहला था भाई साहब क्या? लैक्टोबैसिली। ठीक है, मिल्क का योगर्ट बनना, मिल्क का श्रीखंड बनना, या मिल्क के जितने भी मोस्ट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दही बनना, ये सारी चीजें किससे हो रही हैं? लैक्टोबैसिली से। लैक्टोबैसिली बेसिकली क्या है? एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। इफ इट एंटर्स आवर मेन स्ट्रीम इट विल नॉट कॉज एनी हार्म, इनफैक्ट इट विल डू गुड। ये हो गया भाई साहब मिल्क का कन्वर्जन इनटू दीज थिंग्स यूजिंग लैक्टोबैसिली। दूसरा हमने क्या देखा भाई साहब? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के तहत प्लांट्स में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है, प्रोटीन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के तहत। तीसरा हमने क्या देखा भाई साहब? दिस वाज बेसिकली ईस्ट। ईस्ट के फर्मेंटेशन से हमने अल्कोहल का प्रोडक्शन देखा। सो ऑल दीज वेर व्हाट पीपल यूजफुल। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स का यूजफुल एस्पेक्ट दे रहे हैं। अभी बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन मतलब क्या होता है भाई साहब? यूरोबा लिप्टोलिका absorbs toxins released during the production of palm oil and heavy metal and minerals released during the industrial process। तो पाम ऑयल जो होता है उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो पाम ऑयल में काफी सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी केमिकल प्रोसेस में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे। अभी इन टॉक्सिन्स को हम कहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे? या तो वाटर में, या तो सॉइल में, या तो एयर में। तो अगर हमने ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया, एरोविया लिप्टोलिटिका, ठीक है, अगर हमने इसको यूज किया तो क्या हो जाएगा? इट अब्जॉर्ब्स टॉक्सिन्स। तो ये जो टॉक्सिन्स बने हैं इसको ये अब्जॉर्ब करेगा एंड रिलीज्ड, ठीक है, इन टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करके ये रिलीज कर देगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाम आयन एंड हैवी मेटल्स एंड मिनरल्स। तो बहुत सारे हैवी मेटल्स और मिनरल्स में ये टॉक्सिन्स जो हैं, जहर जो है वो रिलीज होते हैं। तो अगर हमने इसको यूज किया सो इट विल रिलीव अस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो मतलब टॉक्सिन्स फ्री कर देगा। तो वेस्ट को टॉक्सिन फ्री कर देगा। वॉट एवर वेस्ट आर जनरेटेड इट विल मेक इट टॉक्सिन फ्री। ठीक है, शारकोमाइसिस सर्वेसी अब्जॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है तो हमारे वाटर में आ रहा है धीरे धीरे, और आर्सेनिक पोल्यूशन हमारे बहुत सारे डिजीजेस का राज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई साहब? इसको अगर हम पानी में मिला देंगे तो इट विल बेसिकली क्योर ऑफ द वाटर फ्रॉम आर्सेनिक। सो दीज आर टॉक्सिन्स विच माइट बी प्रेजेंट इन सॉइल और वाटर, and if we use these microorganisms they will free the soil from these toxins। ठीक है, soil and water both। Alkaneuvarex bacteria used to clean oil spoils in the oceans। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। देखिए ऑयल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो ओशंस में होते हैं। ठीक है, अभी समझ लो भाई साहब होता क्या है। सो लेट्स से आपका यहाँ पे कोई ऑयल मैन्युफैक्चरिंग समुंदर है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, समुद्र से ड्रिल करके भाई साहब ऑयल निकल रहा है, रिफाइन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो आपने देखा ही होगा बड़े बड़े ऑयल यूनिट्स होते हैं समुद्र में। अभी समुद्री हवा जो है वो रस्टेड हवा है, उसमें ऑक्सीजन और वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लोहे के पाइप्स होते हैं जनरली, बेसिकली होता क्या है, व्हाट विल हैपन, ओके तो समुद्र में क्या होता है, ये देखो ये अभी समुद्र के पानी से है ये भाई साहब, ठीक है। समुद्र का पानी मतलब सॉल्टी वाटर होता है, तो यहाँ पे वाटर और एयर ऑक्सीजन से क्या होने लगता है भाई साहब, जंग खाने लगते हैं, ये पाइप्स जंग खाने लगते हैं, ठीक है। इन पाइप्स में जंग पकड़ने लगता है, और जंग पकड़ेगा तो भाई साहब होल्स होंगे ही, होल्स होंगे तो ये ऑयल जो है तो स्पिल होगा किसमें, समुद्र में। अगर ऑयल स्पिल होता है तो मतलब समुद्र के ज़मीन में से ये ऑयल को निकाला जाता है ना, समुद्र के ज़मीन में ये पाइप्स जाते हैं और वहाँ से इस ऑयल को निकालते हैं। एक बार ऑयल निकल रहा है और इसका प्रोसेस चालू है तो जंग खाना लाजमी है, क्योंकि कोस्टल एरिया में है और बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच है, तो और ज़्यादा होगा। तो ये जो ऑयल स्पिल होगा भाई साहब, ये जो ऑयल भाई साहब स्पिल होगा, इससे जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये मरेंगे, ठीक है। सो ये जो एल्कानिवोरिक्स होता है भाई साहब, एल्कानिवोरिक्स जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हम इस पानी में डाल दें तो इस ऑयल को ये ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो एल्कानिवोरिक्स इफ इट इज बेसिकली स्प्रेड इनटू द वाटर वेयर accidentally an oil spill has happened, it will cure of this disease, ठीक है। ये भाई साहब क्योर कर देगा। Are we clear on this one? It will free the water of the oil that has already spilled there. वाटर बेसिकली फ्री हो जाएगा, ठीक है, ताकि जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल्स हैं इससे इम्पैक्ट ना हो। तो ये भी एक आपका भाई साहब क्या हो गया, अरे क्या हो गया, बोलो ना बोलो, क्या हो गया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ऑल दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब अच्छे हैं, ठीक है, ओके। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स बेसिकली लिया रहेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कभी आप जब सर्दी खांसी हुई है और डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने आपको कोई एंटीबायोटिक दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट और अ कैप्सूल, कभी सोचा है कि उस कैप्सूल के टैबलेट के अंदर क्या है, जरा देखे तो टैबलेट के अंदर क्या है। तो टैबलेट अगर एंटीबायोटिक है, आप अगर उसका ऊपर का हिस्सा निकालोगे तो आपको पाउडर ही कुछ चीज़ मिलेगा। कैप्सूल भी अगर आप खोल कर देखोगे तो उसके अंदर कुछ पाउडर सा रहेगा। ये पाउडर बेसिकली होता क्या है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ एंटीबायोटिक, मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी में जाता है। ये इतने लोग 1 घंटे के अंदर इतनी बार पानी कैसे पी सकते हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं भाई साहब ये 2 बजे से चालू करता हूँ, 9:30 बजे तक शायद 1 या 2 बार पानी पीता हूँ, जबकि मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ और आपको मतलब क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड सीरियसली। योर बॉडी नीड्स दैट मच ऑफ वाटर एंड दैट टू इन दिस रेनी एनवायरनमेंट। यहाँ पे तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट वाटर की कम हो जाती है, या सिर्फ अपने आप को थोड़ा कुछ मतलब कुछ माइंड तो है नहीं इधर, तो इस किसी और चीज़ में लगाएं, ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स, कुछ लोग मतलब आप तो वैसा कितना 25 बार पी जाते होंगे पानी का, हर दूसरे आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे सच में बता रहा हूँ, ये बॉटल देखो खाली पड़ी हुई है और पता नहीं कितने दिनों से खाली पड़ी हुई है, ये इतना ही है पानी इसमें। पानी की रिक्वायरमेंट सबको ही है और मेरी को तो ज़्यादा होनी चाहिए आपसे। मैं तो कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, 2 से 10 बजे तक मेरा चलता रहता है यहाँ पे, बट आई डोंट फील लाइक दैट यू नो एवरी नाउ एंड देन आई वुड रिक्वायर वाटर टू बी कंज्यूम्ड। Here I see people sitting without doing anything and they need water every 5 minutes. Fail to understand. Okay, carbon compounds obtained from some bacteria and fungi. अगर मैं ऐसे पढ़ाता अच्छा करता रहूँ, how disturbed will you feel? Will it be disturbing for you? Similarly, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, हम देख रहे हैं भाई, हाँ क्या पढ़ाया, माइक्रोब्स पढ़ाया, हाँ भाई। What? Your body language speaks a lot about how you reciprocate to others' feelings. Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi used for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. तो वो जो कैप्सूल में आपको जो पाउडर मिलता है एक्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आपके शरीर में जाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं जो आपके शरीर में कुछ ना कुछ डिजीज फैला रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए मतलब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है। कोई भी डिजीज हमारे बॉडी में अगर आता है तो उसमें पैथोजेंस, बैक्टीरियाज या आपके किसी वायरस का इन्वॉल्वमेंट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा बॉडी हर चीज़ के लिए एंटीबॉडीज बना ले, ठीक है।
कहीं पे हमको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। ये एंटीबायोटिक्स भाई साहब हमारे बॉडी में जाकर, इसीलिए आप देखना, आई डोंट नो, आप लोग सब डॉक्टर के पास गए होंगे और एंटीबायोटिक्स तो सबने लिया होगा। 12 मतलब 5 साल या 6 साल के बाद ऑलमोस्ट सब लोग एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों में एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स जनरली नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है भाई साहब? जिस चीज़ को आपने बॉडी के अंदर डाला है किसी और को मारने के लिए, वो दूसरे सेल्स को भी मार सकता है, ठीक है। आप अक्सर देखोगे कि अगर आपको डॉक्टर ने ना मतलब सर्दी खांसी के लिए कोई एंटीबायोटिक दिया रहेगा, साथ ही साथ डॉक्टर वैसा लूज मोशन ना हो उसके लिए कोई दवाई देगा, कभी भी देखना, ठीक है। मतलब 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 3-4 दवाइयों के कॉम्बिनेशन में एक आपका एंटीबायोटिक होता है और दूसरा एक दवाई ऐसा रहेगा जिससे लूज मोशन ना हो, जबकि आप लूज मोशन से सफ़र नहीं कर रहे हैं या आपके स्टमक अपसेट नहीं है, आपका लेट्स से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है या जो भी हुआ है, मतलब सर्दी खांसी हुई है आपको, लेकिन उसकी दवाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप इस एंटीबायोटिक को लेंगे, देयर विल बी चांसेस दैट दिस एंटीबायोटिक विच हैज नाउ एंटर्ड योर बॉडी, obviously it will kill those other microorganisms which are causing the disease, but at the same time they will have a chance of impacting the other cells of your body। भाई साहब वो फॉरेन सेल्स है जो आपके बॉडी में जा रहे हैं और वो फूड तो है नहीं, ठीक है। तो जब जाएंगे तो वो भी अपना उपद्रव कुछ मचाएंगे ना, और वो अपना उपद्रव कहाँ पे मचा सकते हैं? आपके इंटेस्टाइनल सिस्टम पे मचा सकते हैं, आपके स्टमक में मचा सकते हैं। इसीलिए उनके रिलेटेड फिर लूज मोशन ना चालू हो जाए, इसीलिए डॉक्टर्स पहले से ही आपको इसको दे के रखते हैं। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज बीन गिवन, ठीक है। सो थोड़ा बहुत कभी देख लिया करो भाई साहब। अगर आपको इतनी बार तो डॉक्टर के पास गए होगे, कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती ये दवाई क्या है, इस दवाई के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जरा पढ़े तो हम, क्या क्या जो तुम्हारे बॉडी में जा रहा है वो क्या जा रहा है भाई साहब। तब तुम खाने पीने के मामले में इतने चूजी हो, ये करेला नहीं चाहिए भाई साहब, ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर इफ़ यू आर सो चूजी अबाउट योर फूड, तो यू वांट टू नो ना कि भाई आपके बॉडी में अंदर क्या जा रहा है। सो ट्राई एंड इन्वेस्टिगेट अ लिटिल। हाँ भाई साहब, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए कि ये कौन सा मेडिसिन है, क्यों प्रिस्क्राइब हुआ है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वाई इज इट दैट आई हैव बीन गिवन अनदर मेडिसिन फॉर लूज मोशन वेर एज आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तमाम होती हैं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के कहे जाने पे ही लेने चाहिए। कभी भी भाई साहब अपने से मत लेने जाना, ठीक है। आपने देखा पिछली बार मुझे सर्दी खांसी हुई थी तो डॉक्टर ने ये वाला एंटीबायोटिक दिया था, चलो इस बार भी मैं खुद से डॉक्टर के पास क्यों जाना है, 150 रुपये 200 रुपये बचा लेते हैं और खुद से ही मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। नो, डोंट डू दैट, ठीक है। क्योंकि आपके एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके बॉडी में सीरियस उपद्रव मचा सकते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है। एंटीबायोटिक, आप कौन सा एंटीबायोटिक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, ये डॉक्टर डिसाइड करने दो, आप मत डिसाइड करो। वेन एवर यू आर यूजिंग एन एंटीबायोटिक, अगर आप भाई साहब एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, बी वेरी वेरी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सर्दी खांसी अगर हुई थी तो डॉक्टर ने ये वाला एंटीबायोटिक दिया था तो इस बार भी सर्दी खांसी हुई है तो यही वाले एंटीबायोटिक को हम ले लेंगे, अगर बिना डॉक्टर को दिखाएं तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट एवर ट्राई एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन, ठीक है। क्योंकि हर एंटीबायोटिक अपने अंदर आपके अंदर पैथोजेंस ला रहा है और इन पैथोजेंस को आपका बॉडी कोप अप कर पाएगा कि नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप नहीं, ठीक है। उसने वैसा 5 साल की पढ़ाई की है, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत किया है वैसा, तो वो उसका भाई ऐसे ही तुम बैठे बैठे एक बार उसने दवाई लिख दी तो हम भी बन गए क्या? नहीं ना भाई साहब, देयर इज प्रोसेस टू इट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर ओके acts against bacteria, however some can destroy protozoa। तो कुछ भाई साहब बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं और कुछ प्रोटोजोवंस के अगेंस्ट। जैसे आपके अंदर, मतलब हमारे अंदर अगर मलेरिया होता है तो मलेरिया इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, इट्स नॉट अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, ये एक प्रोटोजोआ होता है। जब मच्छर हमको काटता है, जो मच्छर मलेरिया से इम्पैक्टेड होता है, तो वो सीधा प्रोटोजोआ कहाँ पर रिलीज करता है? हमारे बॉडी में, बॉडी के ब्लड में, और इसीलिए मलेरिया फटाफट फैलता है, पूरे ब्लड से पूरे शरीर में आपका मलेरिया फैल जाता है। अ पर्सन हु इज इम्पैक्टेड बाय मलेरिया, पूरे शरीर में उसके मलेरिया फैल जाता है, क्योंकि ये वैसा प्रोटोजोआ है जो ब्लड के स्ट्रीम में आ गया है, ठीक है। तो कुछ एंटी बैक्टीरियाज जो है, एंटीबायोटिक्स जो है वो इन प्रोटोजोवन से भी लड़ते हैं, ठीक है। सम एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, हाउएवर सम कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ
एंटीबायोटिक्स यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अभी देखो कैसा होता है, ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं और सब डिजीजेस का एक रामबाण हो सकता है, बहुत क्लोजली रिलेटेड डिजीजेस हैं, ठीक है। जैसे समझो चेस्ट में कंजेशन हुआ है ड्यू टू मतलब कॉफ जमा हो गया है, काफ़ी सारी सर्दी है, हेडेक भी है, ठीक है, ये सारा चीज़ है, ठीक है। आप बहुत सीवियर कोल्ड से सफ़र कर रहे हैं, कोल्ड की वजह से भाई साहब आपको टेम्परेचर भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सारे चीज़ों का तो एक कोई आपने एंटीबायोटिक लिया जो इन सारे समस्याओं का निवारण है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बहुत सारे डिजीजेस को साइमल्टेनियसली ट्रीट करता है, ठीक है। इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग अ लॉट ऑफ डिजीज। मतलब ये एंटीबायोटिक अगर आपके अंदर गया, मतलब ये भी तो एक बैक्टीरिया या वायरस या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब ये आपके अंदर जाएगा तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारेगा, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को मारेगा, दूसरे वाले को भी मारेगा, तीसरे वाले को भी मारेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगर ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया को नहीं मार रहा है, बहुत सारे दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज को भी मार रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस इंसान को मलेरिया होता है उसको कोल्ड और कॉफ भी हुआ रहता है, ठीक है, उसको हो सकता है इन्फ्लुएंजा भी हुआ हो। तो क्या कोई ऐसा एंटीबायोटिक है जो मलेरिया के प्रोटोजोवंस को भी मारे और इनको भी मारे? ऐसे हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके के आपके कीटाणु आपके शरीर के अंदर डाले जाते हैं बाय मीन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स which have the capability of killing more than one type of pathogen in your body or protozoa in your body, they are known as broad spectrum antibiotics। क्या ये समझ में आ रहा है? मल्टी फंक्शन है इनका, मतलब एक ही चीज से नहीं लड़ेंगे, एक ही चीज को नहीं मारेंगे, दो तीन चीज को और ले डूबेंगे ये, ठीक है, तो इनको सबको मारेंगे। तो these are known as broad spectrum antibiotics। एग्जाम्पल एम्पीसाइलिन, एमॉक्साइलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा, ठीक है। आप देखोगे हर एक आपका जितना भी, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपके ये एमॉक्साइलिन टैबलेट है, ठीक है, एमॉक्साइलिन होता है ये। एमॉक्साइलिन बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा करके आपके कॉफ रिलेटेड चीज, ठीक है, कॉफ रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट करता है। इट बेसिकली ट्रीट्स कॉफ, इट बेसिकली ट्रीट्स एनीथिंग दैट इज कॉफ, कोल्ड। आपको अगर कोल्ड लिया गया है, कॉफ, तो ये एमॉक्साइलिन मतलब चल जाता है, एमॉक्साइलिन एज एन एंटीबायोटिक काम करेगा, ठीक है। ओके, सो एम्पीसाइलिन, एमॉक्साइलिन, टेट्रासाइक्लिन, तो ये सारे आपके जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, दीज आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ज़्यादा करके आप जब किसी भी मेडिकल में आप जाते हैं तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दिखाने के बाद ही आपको मेडिसिन मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये एमॉक्साइलिन है, ये एमॉक्साइलिन अगर मैं जाऊं तो मुझे दे देगा वो, ठीक है, ही विल बेसिकली गिव इट। मेरी आदत है सारे मेडिसिन को पढ़ना जानना, लेकिन आप कहाँ कदम करो, थोड़ा क्यूरियोसिटी रखो भाई साहब। कोई तुमको प्रेस्क्रिप्शन लेके दे रहा है और तुम्हारे बॉडी में कुछ चीज़ अंदर डलवा रहा है, भाई देखो तो क्या है वो, ठीक है, थोड़ी क्यूरियोसिटी रखिए। ओके, तो ये एमॉक्साइलिन बेसिकली अगर आप जाएंगे तो कोई भी मेडिकल वाला आपको दे देगा, क्योंकि ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सर्दी खांसी कॉफ कंजेशन इन सारी चीज़ों से डील करता है, ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन वगैरह ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एंटीबायोटिक्स एक्टिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नैरो एंटीबायोटिक्स। तो एक स्पेसिफिक डिजीज या एक स्पेसिफिक पैथोजन से जो एंटीबायोटिक्स लड़ते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसके लिए तो प्रेस्क्रिप्शन मस्ट है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस ही पहले नहीं होता है। देखो सिंपल सी बात है कि हमारा जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस मतलब समझते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर जो पहला इलाज जनरली आपका करता है वो तुक्के पे होता है, ठीक है। समझ लो आपको फीवर आया है, थोड़ी सी सर्दी खांसी है, तो डॉक्टर आपको देखेगा, एग्जामिन करेगा, कुछ मेडिसिन लिख देगा। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वेल, देन दूसरी बार जब आएंगे तो शायद ब्लड टेस्ट करे और शायद उसमें पकड़ा जाए कि मलेरिया डेंगू जैसा कुछ है, ठीक है। सो ये फटाक से वो आपका खून नहीं निकालते बैठेगा। वंस यू रीच द डॉक्टर, हाँ लो खून तुम्हारा ही देख रहा था वैसे, कब आओगे तुम, ठीक है, यू विल नॉट डू दैट, ठीक है। थोड़ा बहुत पहले तुक्के पे इलाज होता है आपका, अगर उससे नहीं हुआ जनरली आपके सिम्टम्स देखेगा और फिर इलाज करेगा, अगर उससे नहीं हुआ देन बेसिकली ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। तो इसमें अगर पकड़ा जाता है तो आप जिस टाइप के एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब दे आर जस्ट डिजीज स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब आपके भाई साहब पर्टिकुलर डिजीज रिलेटेड एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, दे आर जस्ट रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिजीजेस। पेनिसिलिन बेसिकली
ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, ये एक टाइप का फंगस होता है और इस फंगस से हमको पेनिसिलियम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बाय एक्सीडेंट डिस्कवर कर लिया था, लेकिन मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ा डिस्कवरी सिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ से एंटीबायोटिक्स की प्रचलिता हुई। यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज स्टैफोलॉकोकी, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, जैसे जिससे भाई साहब आपका कॉलेरा वगैरह हो सकता है, जिससे भाई साहब आपको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनसे। यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन किन किन की चीज़ों के ट्रीट करता है ये? ईयर के, नोज के, थ्रोट के एंड स्किन के, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है ना, आप एक टैबलेट लेंगे तो बस खत्म, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। जैसे थ्रोट इन्फेक्शन होता है, इसके लिए ज़्यादा करके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप भाई साहब इसके कुछ मेडिकल के पास भी जाएंगे वो दे देगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन फटाफट इजीली क्योर हो जाते हैं। प्रॉब्लम आता है हमारे पास वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन कैसा होता है, मतलब कैसा है, देखो बैक्टीरिया क्या होता है, आपके समझ लो गले में बैक्टीरिया फैल रहा है थ्रोट इन्फेक्शन में, तो 1 2 4 8 10 ऐसे फैलता जा रहा है, फिर गले में खराश हो रही है, फिर आपको बात करने में तकलीफ हो रही है, आप जाकर एक मेडिकल से एक दवाई लेंगे, कल तक आप ठीक हो जाएंगे। जनरली आप शाम तक ही ठीक हो जाएंगे, 4-5 घंटे में आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो दवा पड़ेगी तो एक बैक्टीरिया मरेगा तो बाकी सारा भी सब मर जाएंगे, उस एक दवाई से सबके सब मर जाएंगे। क्लियर है? वैसा समझ में आ रहा है? वायरल इन्फेक्शन खतरनाक इसलिए है क्योंकि वायरल, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सीहर्ष को किसी भूत ने पकड़ लिया है भाई साहब, तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ भूत ने पकड़ लिया है? क्योंकि वो जिस तरह से बिहेव करता है आज वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ ही उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो somebody has entered, ऐसे साइंस नहीं बोल रहा है, मैं बोला somebody has entered him, है ना, कोई भूत ने पकड़ लिया है इसको। ऐसा ही कुछ वायरल में होता है, मतलब हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वायरस आता है और वायरस बेसिकली क्या करता है, अपना डीएनए इसको इंजेक्ट कर देता है, अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता है। समझ में आ रहा है? ये इंजेक्शन से अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता है। जैसे इसके अंदर डीएनए चला गया, अभी ये जो सेल है ये इस वायरस के मुताबिक बिहेव करेगा, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट्स जनरल एक्टिविटीज एज इट डज नॉर्मली फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में तो हैं, लेकिन हमारे बॉडी के मुताबिक वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। जैसे भूत घुस गया इनके अंदर, ठीक है। तो अभी होगा क्या, जो हमारे बॉडी के जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म है, अभी समझो जैसे 2 आर्मीज में फाइट हो रहा है, एक आर्मी ने रेड कलर पहना हुआ है, एक आर्मी ने व्हाइट कलर पहना हुआ है। तो रेड वालों को मालूम है व्हाइट को मारना है, व्हाइट वालों को मालूम है रेड को मारना है। कोई किसी का रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पे या पहचानते भी नहीं है, तो बस ड्रेस देखकर मार देंगे, है ना, यही है। लेकिन अगर ये रेड है और ये भी भाई साहब रेड पहन ले तो मुश्किल हो जाएगा समझना भाई साहब। कोई दो मतलब समझ लो फुटबॉल में गेम चल रहा है, तो उसको मालूम है ना किसको पास देना है, ओपोनेंट को ही ना पास दे देंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि भाई साहब एक ड्रेस देखकर ही पता चल रहा है ना। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर ये जो वायरस है, ये बेसिकली वायरस तो अपना इंजेक्ट करके चंपत, ठीक है, ये जो आपका खुद का सेल है वो घूम रहा है और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अभी आपका जो फाइटिंग मैकेनिज्म है वो पहचान ही नहीं पाएगा इसको, ये तो हमारे बॉडी का सेल है, ऐसे बोलेगा ना हमारे बॉडी का सेल है भाई साहब, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो अभी हमारे बॉडी का सेल नहीं रहा, हमारे बॉडी में वो इम्पैक्टेड हो चुका है। इट इज़ बेसिकली इम्पैक्टेड बाय द इंजेक्शन ऑफ अ वायरस, डीएनए हैज एंटर्ड। तो अभी ये भूत की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी वायरल डिजीज के लिए आपका टाइम लगता है, एनी वायरल डिजीजेस विल टेक टाइम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी वायरल डिजीज फॉर ट्रीटमेंट इज गोइंग टू टेक टाइम। क्लियर 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 पीपल? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन। डिजीजेस लाइक न्यूमोनिया, भाई साहब न्यूमोनिया होता है, ठीक है, बहुत सीवियर डिजीज है, और अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मर जाएंगे, इंसान मर जाएगा। आज की तारीख में तो आपको निमोनिया का वैक्सीनेशन लग जाता है, आपको छोटे में ही निमोनिया का वैक्सीनेशन लग जाता है, और अगर बाई चांस किसी को निमोनिया होता भी है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो निमोनिया में मतलब सीवियर चेस्ट कंजेशन हो जाता है। कोरोना भी एक टाइप का निमोनिया ही है, जो कोरोना या कोविड है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ निमोनिया ओनली, निमोनिटिक बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। मतलब वो वायरस जो है वो बेसिकली निमोनिया का ही एक स्पीशी है, ठीक है। निमोनिया एक खतरनाक डिजीज है, अगर ये होता है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज द पर्सन विल स्कारलेट फीवर। सो दीज आर बेसिकली थिंग्स विच कैन बी ट्रीटेड बाय पेनिसिलिन, ठीक है।
प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, भाई साहब बहुत प्रिकॉशनरी रहना पड़ेगा आपको। शुड नॉट बी टेकन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी एंटीबायोटिक मत लीजिए। आपने कभी एंटीबायोटिक लिया था, आपके पास नोटेड है, और भाई साहब अभी आप अपने हिसाब से ले रहे हैं, अच्छा सर्दी हुई है चलो ये वाला एंटीबायोटिक ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर को दिखाए, उसका भाई साहब एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है आपके हेल्थ पे, ठीक है। मेरा एक दोस्त था हॉस्टल में, तो उसको भाई साहब पेट में कीड़े थे, तो मुझे एक एंटीबायोटिक मालूम था, तो मैंने बोला ये ले पी ले भाई साहब, गटक ले इसको, सब ठीक हो जाएगा, कल तक सब साफ, ठीक है। तो इतनी छोटी सी बॉटल आती थी उस टाइम पे, मैं उस मेडिसिन का नाम भूल गया हूँ, मुझे मालूम था, तो मैंने बोल दिया उसको, उसने पी लिया भाई साहब, 5-6 घंटे में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। हालत बहुत ख़राब हो गई, मतलब एकदम कोलैप्स कर रहा है, वैसे क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं उसको लेके गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोल रहा है कुछ खाया था क्या तुम लोगों ने, मैंने बोला हमने तो कुछ भी नहीं खाया भाई साहब। तो बोला नहीं कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है, इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो ये वाला मेडिसिन है। बोला अरे तू पागल है क्या भाई साहब, मैं यहाँ पे 5 साल का MBBS पढ़ के अगर डॉक्टर बना हूँ और मेरे तेरे दूसरे डॉक्टर्स हैं, तो उसका मतलब होता है ना हम ऐसे ही मेडिसिन दे दें, ठीक है। तो इतना मतलब ज्ञानी है कि भाई साहब उसको तूने मेडिसिन दे दिया और वो ठीक हो जाएगा, उसका बॉडी उसको अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता है, वो एंटीबायोटिक है, शायद किसी के लिए एंटीबायोटिक है जो उसको डाइजेस्ट कर सकता है, इसके अंदर इतना ज़्यादा गैस है, इसके अंदर इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक है कि वो उल्टा असर हो गया है, इसको उल्टा असर हो गया है, मतलब अभी इसको निकालना पड़ेगा, इस मेडिसिन को ही निकालना पड़ेगा, वरना इसकी जान जा सकती है और तू फंसेगा। तो ठीक हो गया, वो एक दिन में ठीक हो गया, बट दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, एंड फ्रॉम दैट टाइम आई हैव रियलाइज कि भाई साहब कभी भी किसी को भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब मत कीजिए, ना ही खुद लीजिए। एंटीबायोटिक्स कुड प्रूव टू बी वेरी डेंजरस, should be taken without doctor's prescription. Prescribed course of antibiotic must be completed. आपको जब डॉक्टर कोई भी एंटीबायोटिक देता है तो इसका एक कोर्स होता है, 6 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मस्ट बी कंप्लीटेड। शुड नॉट सजेस्ट एंटीबायोटिक टू अदर्स, ये भाई साहब एंटीबायोटिक्स टू अदर्स को सजेस्ट कभी भी मत कीजिए, नेवर एवर सजेस्ट, ठीक है। चेक योर ग्रास। ऑयल स्पिल्स इन ओशंस आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ, आई बता, एलोवेरा, हाँ एलोवेरा डालो तुम भाई साहब, एल्कानिवारेक्स, ठीक है, एल्कानिवारेक्स, ओके। स्टेट वेयर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लैक्टोबैसिली आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ, फॉल्स, ट्रू। योगर्ट अचीव्स sour taste due to presence of which acid, अरे एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, इट विल बी लैक्टिक एसिड, ओके। फाइंड द ऑड वन आउट, लैक्टोबैसिली, राइजोबिया, ईस्ट, क्लॉस्ट्रिडिया, क्लॉस्ट्रिडिया होगा क्योंकि क्लॉस्ट्रिडिया बेसिकली हार्मफुल माइक्रोब है, ये सारे आपके यूजफुल माइक्रोब है, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडिया आर हार्मफुल बैक्टीरिया whereas the rest are useful microorganisms. What are carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms called, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे हम इसको भाई साहब, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दीज आर एंटीबायोटिक्स, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कल देख करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे भी तू सो रहा है, पूरा टाइम सो रहा है तू।